जो टॉपिक देख रहे हैं ये क्लास 10 का ये टॉपिक है और ये टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और ये चैप्टर 6 क्लास 10 का ये है चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लाइफ है, जो लिविंग है उसमें लाइफ है, ये हम लोग पढ़े हैं। और जब लाइफ है, लिविंग है, तो उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं जीवित रहने के लिए। कौन है? जो जिंदा है वो लिविंग है और उसमें लाइफ है। तो जिंदा रहने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए कुछ लिविंग बींग्स में प्रोसेसेस हो रहे हैं और ये प्रोसेसेस क्या हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसमें हम लोग आज जो टॉपिक देख रहे हैं इस लाइफ प्रोसेसेस में, वो टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। हम लोग ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन देख रहे हैं। पहले अमीबा में देखे, इसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अमीबा क्या था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। अभी हम लोग ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग इसमें देखेंगे कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं, कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं। आपको पता ही है कि छोटे छोटे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। पता है ना, पहले बताया भी गया है कि सेल ढेर सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। और जब ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो यही है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि ढेर सारे ऑर्गन्स मिलकर इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। जिसका कि ये देखिए यहाँ पर ये फिगर हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा ये फिगर दिया गया है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। और ये कहाँ से शुरुआत होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो यहाँ एक बार पहले हम लोग नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर फिगर से हम लोग देखते हैं। देखिए, दीज ऑर्गन्स आर गिवन, यहाँ नाम दिया गया है कि ये कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये देखिए, पहला है माउथ, इसके बाद है बकल कैविटी और इसी को हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। नेक्स्ट है फेरिंग्स के बाद है ओसोफेगस। फेरिंग्स के बाद क्या है? ओसोफेगस। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी हम लोग नोट्स में देखें, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या क्या है? फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल। पहला क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री
कैनाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसको कि हम लोग नोट्स में देखेंगे। अभी हम लोग पहले इसके डायग्राम को हम लोग समझते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ढेर सारे ग्लैंड्स हैं इसलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर लेबलिंग किया गया है ऑर्गन्स। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इस फिगर में यहाँ माउथ को लेबलिंग नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग माउथ जरूर लेबलिंग करेंगे। जब ये डायग्राम बनाएंगे तो आप देखिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये डायग्राम में माउथ को लेबल किया गया है। उसके बाद ये बकल कैविटी, ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं, बकल कैविटी, तो ये यहाँ पर जरूर लेबलिंग करिएगा। बकल कैविटी क्या है ये, इसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। तो माउथ हो गया, इसके बाद क्या है ये बकल कैविटी। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। यहाँ डायरेक्ट सलाइवरी ग्लैंड दिखाया गया है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है ये माउथ में ही होता है, बकल कैविटी के अंदर होता है। देखिए ये फिगर में भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये यहाँ से सलाइवा रिलीज होता है, जो कि फूड का, जो हम लोग फूड लेते हैं उसका पार्शियल डाइजेशन करता है। क्या करता है, सबसे पहले माउथ में ही फूड का डाइजेशन शुरू होता है और ये सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है सलाइवा, और सलाइवा में एंजाइम्स होता है टाइलिन। तो ये प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रहा है। दूसरा नंबर आता है तीसरा, थर्ड में पहले बताया गया माउथ, पहले यहाँ पे क्या है माउथ, इसके बाद है ये जो सलाइवरी ग्लैंड जहाँ सिचुएटेड है ये है, इसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। और इसके बाद नेक्स्ट फूड का यहाँ पार्शियल डाइजेशन हुआ और इसमें सलाइवा मिक्स हुआ, जिससे कि फूड आगे जाने में ये हेल्प भी करता है। तो यहाँ से फूड आगे चला। ये नेक्स्ट लेवलिंग आप यहाँ देख रहे हैं फेरिंग्स। क्या है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये कौन सा नंबर का पार्ट हो गया, फर्स्ट माउथ हो गया, सेकेंड बकल कैविटी, थर्ड फेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स बकल कैविटी से फूड को ओएसोफेगस तक ले जाने में ये हेल्प करता है। ये यहाँ फूड को इस फूड पाइप में, ओएसोफेगस में ये फूड को वहाँ तक ले जाता है। फिर ये ओएसोफेगस, ये देखिए लॉन्ग फूड पाइप है। ये फूड को कहाँ से, बकल कैविटी से जो फूड चला, माउथ से जो फूड आया, फेरिंग्स होते हुए ओएसोफेगस इसको कहाँ पहुँचा देता है, स्टमक में। यहाँ देखिए ये लेवलिंग कितना सुंदर कलरफुल डायग्राम है, ये आप देख रहे हैं। तो हमारा फूड कहाँ चला आया, इस स्टमक में। ये स्टमक है, इधर से जे शेप्ड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा स्टमक है और इस स्टमक में यहाँ पर हमारा फूड चला आया। फिर यहाँ पर स्टमक, अभी तो हम लोग केवल पार्ट देख रहे हैं, फिर स्टमक का फंक्शन देखेंगे। ये स्टमक में क्या क्या रिलीज होता है, कौन कौन सा इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हम लोग स्टमक को गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या रिलीज हो रहा है, जिससे कि हमारे फूड का यहाँ भी पार्शियल डाइजेशन होता है। फूड का पार्शियल डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, यानी कि हमारे फूड में जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब का डाइजेशन हो रहा है। और किससे डाइजेशन हो रहा है, यहाँ डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है इस स्टमक से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और ये फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में, किसके, प्रोटीन के डाइजेशन में ये हेल्प कर रहा है। और यहाँ क्या क्या रिलीज होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, यहाँ
फूड को एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट करता है। इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट लेवलिंग यहाँ पर क्या है, ये दिखाया गया यहाँ पर आपको। स्टमक के बाद है ये पैनक्रियाज है। इसके बाद पैनक्रियाज, यहाँ देखिए ये क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पैनक्रियाज, इसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज, जिससे कि पैनक्रिएटिक जूस रिलीज हो रहा है। तो जब फूड यहाँ से आगे बढ़ता है स्टमक से, तो फिर इसमें से पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक एंजाइम्स और जूस निकलता है, जो फूड को के डाइजेशन में हेल्प करता है। इधर आप एक लेवलिंग यहाँ दो देख रहे हैं, ये लीवर। लीवर भी हेल्प करता है हमारे फूड के डाइजेशन में। ये क्या रिलीज करता है, तो ये बाइल यहाँ से प्रोड्यूस करता है, ये रिलीज होता है लीवर से। और गॉल ब्लैडर में ये जो आप देख रहे हैं लेवलिंग, यहाँ गॉल ब्लैडर में ये जाकर जमा रहता है। जैसे फूड स्टमक से रिलीज होता है, ये जो बाइल है ये फूड से मिक्स होता है फूड में, और फूड को एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट करता है। आगे देखिए यहाँ से फूड ये अब चला आया फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ फूड चला आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो कहाँ पे आता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। उसके साथ जो कुछ वाटर होता है वो अलग हो जाता है, और फिर एनस होते हुए ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है ये फीसेस के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये देखिए इसमें यहाँ ये लेवलिंग है एनस। तो अभी हम लोग देखेंगे, ये अभी देख रहे थे क्या है, ये देखिए फिगर है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर आता है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आप लिख सकते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हम लोग डायग्राम देख रहे थे, एक बार फिर इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या क्या है यहाँ पर, तो ये लेवलिंग हम लोग को क्या करना है, ये यहाँ पर हम लोग को माउथ लेवल करना है। क्या लेवल करना है, माउथ। और इसके बाद है नेक्स्ट लेवलिंग है, ये है बकल कैविटी। क्या है, स्पेलिंग क्या है, BUCCAL, बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद नेक्स्ट लेवलिंग है फेरिंग्स। ये क्या है, फेरिंग्स। इसके बाद देखिए ये बकल कैविटी में ही है यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड, जो अभी बताया गया कि सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, सलाइवा। और इसमें एंजाइम होता है जो कि हमारे फूड का पार्शियल डाइजेशन करता है। इसके बाद देखिए हमारा फूड चला आता है फेरिंग्स में, और ये फेरिंग्स फूड को आगे ले जाने में हेल्प करता है। ये बकल कैविटी से ओएसोफेगस तक फूड को पहुंचाता है। यहाँ पर नो डाइजेशन है, नो डाइजेशन, इसमें डाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है। माउथ के बाद ये डाइजेशन यहाँ हम लोग लिखेंगे नो डाइजेशन। फेरिंग्स केवल फूड को ट्रांसफ़र करता है बकल कैविटी टू ओएसोफेगस। तो ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नो डाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से ओएसोफेगस में भी यहाँ डाइजेशन नहीं होता है, केवल ये भी फूड को आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में हेल्प करता है। और कहाँ ले जाता है, ये फूड को स्टमक तक पहुँचाता है। कहाँ पहुँचा रहा है, देखिए ये फूड हमारा चला आया, ये फिगर देख रहे हैं कितना सुंदर ये डायग्राम बनाया हुआ है, और ये चला आया हमारा फूड स्टमक तक।
इसके बाद स्टमक के बाद ये देखिए यहाँ फूड का हमारा फिर यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है। और ये यहाँ पर ये टाइम भी है कि जैसे जो हम फूड ले रहे हैं उस फूड को हम लोग कम्प्लेक्स फूड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जो भी चीज़ लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है और कुछ विटामिन्स है। तो ये सब अलग अलग नहीं होता है, ये अलग अलग नहीं रहता है। यहाँ जब डाइजेशन होता है तब ये अलग अलग सबके लिए एंजाइम्स रिलीज करता है। और यहाँ होता है स्टमक में, फिर माउथ में हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो ये यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है स्टमक में भी। और इसके बाद फूड आगे बढ़ता है, ये पैनक्रियाज होते हुए ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ की फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। इसके बाद अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है ये चला आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट दिखाया गया है। देखिए ये यहाँ पर है, सिकम है, फिर ये रेक्टम होते हुए फूड एनस से होते हुए सॉलिड ये फिशेस के रूप में ये बाहर आ जाता है। तो ये फिगर था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इसका प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे, ये एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद हम देख रहे हैं ये, अब हम लोग नोट्स देख रहे हैं। तो नोट्स के लिए अभी आपको इसमें हम नोट्स दिखा रहे हैं कुछ, जिसमें कि वो सीरियली किया गया है, कहाँ तक ये कैसे कैसे हम लोग नोट्स तैयार करेंगे। हाँ, तो ये हमारा ये नोट्स है। ये देखिए इसमें भी ये नोट्स में आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए यहाँ लिख दिया गया है कि ये क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी और चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। ये देखिए यहाँ पर, इसलिए ये दे दिया गया है यहाँ पर कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बच्चे हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये क्लियर दिया हुआ है कि ये किस चैप्टर का है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस और चैप्टर नंबर कितना है? 6। ये चैप्टर नंबर 6 है। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या है? चैप्टर हम लोग जो देख रहे हैं इस चैप्टर का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन में ही है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये क्या क्या है? एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या है ये? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आगे हम लोग देख रहे हैं ये एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हम लोग किसको बोलते हैं? तो माउथ टू एनस, माउथ से लेकर एनस तक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस। तो इसमें देखिए माउथ टू एनस में अभी डायग्राम में भी आप देखें तो ये कौन कौन सा ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये है माउथ, इसके बाद है बकल कैविटी, नेक्स्ट है फेरिंग्स, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस के बाद देखिए ये क्या है? स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो ये माउथ टू एनस अभी बताया गया कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये माउथ टू एनस, इसके बीच में जितने ऑर्गन्स हैं
इनका यहाँ पे नाम बताया गया। तो ये देखिए, जब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग साथ में चलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में कौन से ऑर्गन्स हैं और उनके जो ऑर्गन्स हैं वहाँ डाइजेशन में कैसे हेल्प हो रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से डाइजेस्टिव कौन सा जूस निकल रहा है, कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो हेल्प कर रहा है फूड के डाइजेशन में, तो इसको हम लोग एक साथ ही देखेंगे। तो पहला अभी देखते हैं हम लोग माउथ। सबसे पहले यहाँ हम लोग स्टडी कर रहे हैं माउथ। तो फर्स्ट ऑर्गन है ये माउथ, और इसके साथ साथ ही हम लोग देखते हैं बकल कैविटी भी। माउथ के साथ साथ ये बकल कैविटी, तो ये नंबर 1 और 2 दोनों एक साथ इसीलिए यहाँ पे बताया गया है। तो ये माउथ में क्या आ गया, बकल कैविटी में, माउथ और बकल कैविटी को एक साथ देख रहे हैं। तो ये कैविटी में क्या है, टीथ है। देखिए क्या है यहाँ पर बकल कैविटी में, ये टीथ, बकल कैविटी में यहाँ टीथ है। और टीथ में क्या क्या बताया जा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। इसके बाद है टीथ के बाद आ गया टंग। टंग में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और ये टेस्ट बर्ड का काम क्या होता है कि जैसे हम लोग खट्टा कोई भी चीज़ खाते हैं तो खट्टा लगता है, मीठा लगता है, इसके बाद नमकीन लगता है। तो ये कैसे लगता है, इसी टेस्ट बर्ड की वजह से हम लोगों को अपने खाना का टेस्ट समझ में आता है कि हम लोग जो खा रहे हैं वो मीठा है, खट्टा है, नमकीन है। तो इस तरह से टंग पर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे कि हम लोग ये समझते हैं कि खाना किस तरह का है हमारा। इसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये देखिए यहाँ शॉर्ट में ही बताया गया है कि ये सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट्स कर रहा है, सिक्रेट सलाइवा, सलाइवा। और ये सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, यहाँ पर दिखाया गया है। क्या है ये, सलाइवरी एमाइलेज, यहाँ पर है ये सलाइवरी एमाइलेज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज आपको अभी नेक्स्ट पेज में हम दिखा रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज हमारा यहाँ पे आ गया। इसमें अभी देखिए थोड़ा सा हम लोग केवल टीथ का देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ में कितने तरह के टीथ होते हैं, कौन कौन से टीथ हैं और उनका फंक्शन क्या है और वो कितने होते हैं नंबर में। तो ये देखिए यहाँ टीथ का एक फिगर दिखाया गया है, टीथ बताया गया है। ये हमारा है बकल कैविटी। तो ये बकल कैविटी में 2 जॉ होते हैं, जॉ, जबड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा टीथ है, आपको पता ही है कि टीथ ये 2 तरह के होते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो मिल्क टीथ निकलता है, मिल्क टीथ। और इस मिल्क टीथ का टाइम क्या होता है, ये कब निकलता है, तो ये ऐसे 0 to 5 या 7। तो कुछ कुछ बच्चों में अलग अलग टाइम में निकलता है। किसी बच्चे को 6 महीने में ही निकलना शुरू होता है, किसी को 8 महीने में निकलता है, किसी को 9 महीने में निकलता है। तो इसीलिए ये 0 से लेकर 5 से 7 तक का ये बताया गया है कि ये उम्र होता है, इस एज में बच्चे को ये मिल्क टीथ निकलता है। इसके बाद ये टीथ गिरना शुरू हो जाता है 5 साल के बाद या 7 साल के बाद। वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग समय का ये वैरी करता है, एज अलग अलग है। कुछ बच्चों में जल्दी निकलता है तो जल्दी ही टूटने लगता है दांत और उसमें फिर उसके बाद वो परमानेंट टीथ आता है। तो ये बताया गया कि टीथ 2 तरह के हैं। पहले क्या है, ये मिल्क टीथ है, इसको हम लोग बोलते हैं दूध का दांत, जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ। और मिल्क टीथ दूसरा है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। तो ये जो परमानेंट टीथ है ये कितना होता है, ये है 32। कितना है, 32।
तो उसी के अनुसार ये बताया गया है कि कितने होते हैं। तो ये जो हमारा 2 जॉ है, अपर में 16 होते हैं और लोअर में भी उसी तरह से 16 है, इसीलिए यहाँ फिगर में केवल एक ही दिखाया गया है। तो ये टाइप्स ऑफ टीथ में देखिए 4 टाइप्स ऑफ टीथ को बताया गया है। पहला है इंसीजर, पहला क्या है इंसीजर, फिर है केनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये बच्चे क्लास 7 में ही पढ़ चुके हैं। वैसे क्लास 10 में एनसीईआरटी बुक में इसको डिटेल में नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्लास 7 में हम लोग पढ़े भी हैं, तो थोड़ा सा केवल हम लोग इसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए इंसीजर कितना है, नंबर में ये 4 होता है। इंसीजर कितना है, नंबर में 4 होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया 1 2 3 4, यहाँ 4। केनाइंस कितना है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबा सा। कुत्ते में भी आप देखे होंगे कि ये किनारे किनारे से ये निकला हुआ रहता है। तो ये हो गया केनाइंस। और ये नंबर में कितना है 2, यानी कि 1 पेयर, नंबर 2 है। ये देखिए इंसीजर से यहाँ 4 दिखाया गया है, केनाइंस 2 है, 2 नंबर्स है। अगर हम लोग पेयर में देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1 पेयर हो जाएगा, 1 पेयर। इसी तरह से प्री मोलर 4 है, यानी 2 पेयर्स, और मोलर 6 है, ये 3 पेयर्स में होते हैं। सबका हम लोग फंक्शन देखते हैं। तो ये कैसा होता है, इंसीजर शार्प होता है, कटिंग एजेड है, पॉइंटेड एंड। ये केनाइंस है, ये कटिंग में हेल्प करता है फूड के। उसके बाद प्री मोलर से हेल्प इन ग्राइंडिंग, और इसी तरह मोलर भी हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, और हम लोग देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड अभी हम लोग देखे थे, ये सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड थोड़ा तो हम लोग जान भी चुके हैं। कितनी देर, तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड में, तो सलाइवरी ग्लैंड इसमें थोड़ा सा, इसको हम लोग तो पहले भी जाने हैं लेकिन जानते हैं, ये सेक्रेट्स सलाइवा विच कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेज। क्या ये रखता है, सेक्रेट्स सलाइवा, और इस सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। और इस सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, तो ये हेल्प्स इन स्टार्च डाइजेशन। ये किस में हेल्प करता है, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। और देखिए यहाँ पर ये बताया गया है फूड, जो हम लोग फूड लेते हैं वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपल शुगर है इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये क्या करता है, फूड को सलाइवरी एमाइलेज ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, ये पार्शियल डाइजेशन करके फूड को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन, ये सलाइवरी एमाइलेज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो हम लोग लेवलिंग में देखे थे, फायरिंग सर्व्स एज पैसेज वे फॉर द फूड। ये आगे बढ़ाने में फूड को हेल्प करता है। और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पेज में देखिए ये आ गया, फूड फ्रॉम द बकल कैविटी टू द ओएसोफेगस। अभी फेरिंग्स का हम लोग फंक्शन देख रहे थे। तो ये क्या करता है, फूड को कहाँ से, बकल कैविटी से ओएसोफेगस तक ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इसके बाद है ओएसोफेगस, हम लोग ये नोट्स से देख रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, कैरी फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। ये
फेरिंग्स से स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। और क्या होता है यहाँ, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन एसोफेगस। एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, फूड का डाइजेशन नहीं होता है, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है एसोफेगस। इसके बाद देखिए जो मेन है, जहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन, वो है स्टमक। स्टमक को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टमक को? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये फूड के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो इससे देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ भी दिखाया गया है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज हो रहा है? ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है। और इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है? इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl होता है। क्या रहता है? HCl। और HCl में क्या है? ये देखिए HCl है, पेप्सिन है और म्यूकस है। तो सबका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल है स्टमक में। HCl, इसके बाद पेप्सिन और म्यूकस, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले ही बताया गया जिस समय स्टमक हम लोग लेवलिंग देख रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसमें बताया गया कि ये स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl रिलीज करता है जो फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। और एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है इसका? क्योंकि HCl का इफ़ेक्ट ऐसा है कि ये चाहे तो इस पूरे स्टमक को ही गला दे। फिर इसका फंक्शन यहाँ पर क्या है? तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि ये पेप्सिन भी रिलीज करता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा म्यूकस है। ये म्यूकस क्या करता है कि HCl के इफ़ेक्ट को कम करता है। ये एक लेयर बना देता है स्टमक के अंदर जिससे कि HCl का इफ़ेक्ट नहीं होता है और HCl से हमारे स्टमक को कोई हार्म नहीं होता है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे HCl का फंक्शन देख रहे हैं। देखिए HCl क्यों रिलीज होता है, इसका रिलीज होना क्यों ज़रूरी है? जब ये स्टमक को गला सकता है तब आखिर क्यों स्टमक में रिलीज हो रहा है? तो ये देखिए क्या करता है, ये हाईली एसिडिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बताया गया है कि हाईली एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक होता है जिसके चलते ये क्या करता है, तो फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। और उसके साथ साथ ये देखिए पेप्सिन जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। स्टमक में कैसा रहता है? तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इस इनएक्टिव फॉर्म को, पेप्सिन के इनएक्टिव फॉर्म को ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, क्या करता है? HCl, ये जो HCl है एसिडिक, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके ये क्या करता है? पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा देखिए फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फूड के साथ अगर कोई हार्मफुल माइक्रोब्स आ जाते हैं तो ये इनको किल करता है। हार्मफुल माइक्रोब्स गेट किल्ड बाय HCl। ये हार्मफुल माइक्रोब्स को, फॉरेन मटेरियल्स को जो कि फूड के साथ चले आते हैं, उनको ये किल करता है। और दूसरा यहाँ हम लोग देखें कि ये पेप्सिन को एक्टिवेट करके ये कन्वर्ट कर देता है पेप्सिनोजेन में। यहाँ देखिए ये पेप्सिनोजेन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जिससे कि ये पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में आ गया। ये कैसा हो गया? ये एक्टिव फॉर्म में हो गया और ये यहाँ पर पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है जिसको कि एक्टिव फॉर्म में बना देता है और ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन
प्रोटीन डाइजेशन यहाँ नीचे में देखिए दिया हुआ है। ये पेप्सिन हेल्प कर रहा है किसके डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। और इसके बाद फंक्शन किसका रह गया, अब हम लोग ये फंक्शन इसके बाद देखते हैं। ये फंक्शन बच गया आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चला जा रहा है। देखिए ये बताया जा रहा है कि ये जो स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हुआ, तो ये पार्शियल डाइजेस्टेड फूड ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जाने से पहले एक मसल्स होता है जिसको कि स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। तो फूड जैसे जाता है ये मसल खुल जाता है और फूड कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो ये देखिए क्या होता है, ये फूड पहले से एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट था जहाँ की स्टमक से HCl रिलीज हुआ था। उसके बाद अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर इसका डाइजेशन नहीं होगा जब तक ये फूड न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो आखिर न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, ये न्यूट्रलाइज होने का मतलब है कि एसिडिक फूड बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होगा, तभी स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो अब यहाँ देखिए ये लीवर का फंक्शन आ गया। लीवर क्या रिलीज कर रहा है, बाइल जूस रिलीज कर रहा है जो कि अल्कलाइन होता है। और ये बाइल जूस क्या करता है, एसिडिक फूड को जो कि स्टमक से आया था, इस फूड को ये न्यूट्रलाइज करता है और अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। यहाँ देखिए फूड को न्यूट्रलाइज किया और फूड को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही हमारा फूड अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर गया, अब पैनक्रियास से भी पैनक्रिएटिक एंजाइम्स रिलीज हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये पैनक्रियाज का फिर अलग से हम लोग फंक्शन और देखेंगे कि पैनक्रियाज का क्या क्या फंक्शन होता है, ये क्या रिलीज करता है। तो इसमें देखिए यहाँ एक नोट करके बताया गया है कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स ये एनिमल्स अलग अलग तरह के होते हैं। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट को खाते हैं, फीड प्लांट्स। और इसमें क्या होता है कि सेल्यूलोज होता है, प्लांट में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, जिसके कि डाइजेशन में ये क्या है, टेक्स मोर टाइम। इस सेल्यूलोज के डाइजेशन में ज़्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, यही यहाँ पे बताया गया है। तो ये हर्बीवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो लेंथ होता है वो अधिक होता है। वो देखिए यहाँ बताया हुआ है ऐसे एरो देकर कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन, हर्बीवोर्स के स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज़्यादा होता है कार्निवोर्स के अपेक्षा, क्योंकि ये प्लांट खाने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनमें सेल्यूलोज, उस फूड में सेल्यूलोज अधिक होता है और उसके डाइजेशन में अधिक समय लगता है, जिसके चलते उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोर्स के अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। और कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो कि मीट खाते हैं। तो इनके मीट के डाइजेशन में कम समय लगता है और ये इसलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कम होता है। इसके बाद हम लोग का ये अभी ये टॉपिक कंप्लीट ही होगा, हम लोग फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया कि ये अब फूड जो है वो चला आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर भी बाइल जूस मिल रहा है जो लीवर से आ रहा है और वो फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं।